हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं या प्रक्रम। इस पाठ का नाम मैं यदि एक शब्द में समेटना चाहूं तो सीधा सीधा नाम हो गया मेटलर्जी। अपन पढ़ रहे हैं धातु क्रम, और धातु क्रम के विभिन्न पद अपन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से चरणों से होकर के अपने को धातु प्राप्त होगा। यानी धातु यश से अपन धातु प्राप्त करने की विधाएं पढ़ रहे हैं। इन विधाओं में अपनी पहली विधा थी कि धातु को चूर्णित बना लेते हैं, चूर्णित अवस्था में आ गया। चूर्णित के बाद में अपने 2 लेक्चर रहे थे सांद्रण करवाने के, कि सांद्रण की अपनी 4 विधियां अपन ने पढ़ ली हैं। कल लास्ट हो गया था अपना लीचिंग प्रोसेस, जो निक्षालन है वो वाली। आज अपन पढ़ने वाले हैं निक्षालन के आगे की प्रोसेस, यानी सांद्रण के पश्चात अपने को क्या करवाना होता है। तो आपने, आई होप कि आपने लेक्चर फर्स्ट देख लिया होगा, और लेक्चर फर्स्ट में मैंने पूरा बता रखा आपको कि अपने को करना क्या है, कौन सी प्रोसेस के बाद में कौन सी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपन धातु अयस्क। धातु अयस्क का अपन क्या करवाते हैं, चूर्ण करवाते हैं। तो चूर्ण करवाने से क्या प्राप्त हुआ अपने को, चूर्णित अयस्क प्राप्त हुआ। चूर्णित अयस्क का अपने को क्या करवाना है, सांद्रण करवाना है, जो आप करवा चुके हो सांद्रण। और सांद्रण की 4 विधियां, इस सांद्रण के तहत अपन ने 4 विधियां पढ़ ली, जिसमें गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग फलवन विधि और निक्षालन विधि, यह पढ़ ली। अब सांद्रण के बाद में अपने को करवाना है धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब अपन क्या करेंगे, धातु प्राप्त कर लेंगे अशुद्ध रूप में, और निष्कर्षण के बाद में क्या करवाना है अपने को, शोधन। तो निष्कर्षण के बाद में करवाना है अपने को शोधन। अब अपन यहां से यहां तक की स्टेप पढ़ चुके हैं, सांद्रण तक पढ़ लिया ना अपन ने। तो सांद्रण पे जो अयस्क प्राप्त हो रहा है उस अयस्क का नाम क्या हो गया, अब सांद्रित अयस्क। कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, यदि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है तो। पूरे पहले लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब सांद्रित अयस्क का क्या करवाना है अपने को, निष्कर्षण करवाना है। क्लियर है बात। अपना टारगेट क्या है, सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण करवाना है। तो मैंने जब चैप्टर शुरू किया था, तो चैप्टर शुरू करते ही मैंने आपको कहा था कि इन चरणों से अपने को गुजरना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर धातु अयस्कों का निष्कर्षण, यानी अपन क्या करेंगे, जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है बात। तो सांद्रित अपना अभी का टॉपिक है यहां पर धातु सांद्रित अयस्कों का, सांद्रित अयस्कों या धातु अयस्कों लिख देता हूं, सांद्रित धातु अयस्कों का निष्कर्षण। लीजिए सर, आज का टॉपिक अपना शुरू है सांद्रित धातु अयस्कों का निष्कर्षण। अब इस निष्कर्षण में मैंने क्या कहा, जो सांद्रित अयस्क अपने पास प्राप्त हो गया है उसमें और अशुद्धियों को अपन हटा लेंगे, और फाइनल स्टेप तक पहुंचते पहुंचते अपन क्या बना लेंगे, अशुद्ध धातु अपने पास प्राप्त हो जाएगा। यानी तात्पर्य ये कि सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त, सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में अशुद्ध धातु प्राप्त करना कहलाता है निष्कर्षण। तो सांद्रित अयस्क लिख देता हूं ये लाइन, सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में अशुद्ध धातु प्राप्त करना, अशुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, उस धातु अयस्क का निष्कर्षण कहलाता है। क्लियर हो गई बात। यानी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन तो एक्सट्रैक्शन का काम समझ गए आप। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, अपना जो सांद्रित अयस्क हो गया था उससे अपन अशुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, और उस अशुद्ध धातु का फिर अपन क्या करवाएंगे, प्यूरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, शुद्ध रूप में उसका लेकर के आएंगे, यानी शोधन करवाएंगे। तो ये जो सांद्रित अयस्क था, इसका जो निष्कर्षण करवा रहे हैं, इस निष्कर्षण की 2 विधियां मैंने आपको बताई थी। 2 विधियां मतलब 2 प्रक्रम है, 2 प्रक्रियाओं से अपने को गुजरना पड़ेगा। कौन से होंगे वो, पहले सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे, और ऑक्साइड में बदलने के बाद में उसका अपचयन करवा देंगे। बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। यानी इसके तहत अपने को 2
प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली प्रक्रिया कौन सी है? सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड में बदलना। पहले तो अपन ये काम करेंगे भाई। सबसे पहले जो अपना सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया था, इस सांद्रित अयस्क का क्या करवाएंगे अपन? निष्कर्षण करवा रहे हैं। निष्कर्षण में मैंने क्या कहा था कि इसमें दो स्टेप होती हैं। पहले निष्कर्षण में पहले तो ऑक्साइड में बदलेंगे और उसके बाद उस ऑक्साइड का ही क्या करवाएंगे अपन? अपचयन करवाएंगे। ये दोनों के दोनों स्टेप किसके अंतर्गत आते हैं? निष्कर्षण के अंतर्गत आते हैं। तो पहली स्टेप ये होगी और दूसरी स्टेप क्या होगी? धातु ऑक्साइड का अपचयन। धातु ऑक्साइड का अपचयन। ये दो विधियों से, ये दो प्रक्रियाओं से अपने को निष्कर्षण करवाना है। यानी सांद्रित अयस्क जो आपने ले लिया है यहां से संदर्भ करवाने के पश्चात, अब इसका क्या करवाना है? निष्कर्षण करवाना है। निष्कर्षण के लिए दो काम करने हैं आपको। पहले आपको उस धातु अयस्क का धातु ऑक्साइड में बदलना उसको, और उसके बाद धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अपन पहली सिस्टम लेते हैं यहां पर, क्या? सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाते हैं। तो इस सांद्रित अयस्क को धातु, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं। सांद्रित अयस्क का पहले धातु ऑक्साइड में अपचयन, धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, यानी ऑक्सीकरण करवाना है। पहले अपन ऑक्सीकरण करवाएंगे और उसके बाद अपन अपचयन करवाएंगे। क्लियर सी बात है, सीधी सीधी सी, कई समस्या इसमें नहीं है। तो सांद्रित ऑक्साइड में बदल लिया, ऑक्साइड के बाद में उस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, तो क्या करवाना है अपने को? अपचयन करवाना है। क्लियर है ना? चलो अब इसको देखते हैं। पहले ये पढ़ेंगे अपन ए पॉइंट, और उसके बाद में कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड का अपचयन। आज की क्लास अपनी रहने वाली है धातु ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड में बदलने की दो विधियां अपने पास हैं। धातु ऑक्साइड को, मतलब सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की दो प्रक्रिया हैं, दो विधियां हैं। वो दो विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि का नाम है निस्तापन, जिसे अपन कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन। और दूसरा है भर्जन, जिसे अपन रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग। पहला कैल्सिनेशन और दूसरा भर्जन। इन दो विधियों के द्वारा किसी भी सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदला जा सकता है। यह भी मैंने चर्चा करवा दी थी आपको लेक्चर नंबर 1 में। तो इन दोनों को पढ़ लेते हैं अपन। पहले इन दोनों में यहीं पर ही मैं अंतर क्लेरिफाई कर देता हूं। क्या है? निस्तापन और भर्जन जिस भट्टी में होगा उस भट्टी का नाम होगा परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी पहली चीज। चित्र देखेंगे, आगे डायग्राम देखेंगे। परावर्तनी भट्टी में होगा। दोनों में फर्क क्या रहेगा? निस्तापन में ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगी, यानी वायु की उपस्थिति में नहीं करवाना है, वायु अब्सेंट रहेगी। और भर्जन में वायु प्रेजेंट रहेगी, यानी O2 क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी, उपस्थित रहेगी। ये भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। क्लियर है? बेसिकली भर्जन उनके लिए किया जाता है जिनमें सल्फाइड अयस्क हों, जो सल्फाइड युक्त हों। वे धातु अयस्क जिनमें सल्फाइड है उनके लिए क्या करवाना अपने को? भर्जन करवाना है। जिनमें सल्फाइड नहीं है उनके लिए क्या करवाना अपने को? निस्तापन करवाना है। इसमें जो अशुद्धियां होंगी वो अशुद्धियां किस रूप में बाहर निकलती है भाई? या तो जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगी, हो सकता है कि सल्फर भी उसमें हल्की फुल्की मात्रा में मौजूद हो तो SO2 के रूप में ये भी निकल सकती है। क्लियर है ना बात? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यहां पर अशुद्धियां निकलती हैं। इसमें जो बेसिकली निकलती है वो SO2 भाई, सल्फर अशुद्धियों के साथ करवा रहे हैं अपन, लेकिन सल्फर के साथ में फास्फोरस अशुद्धियां भी और आर्सेनिक भी। फास्फोरस और आर्सेनिक अशुद्धियों को भी भर्जन के द्वारा हटाया जाता है। बता रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि निस्तापन में क्या क्या बाहर निकलना है? H2O, SO2, CO2। इसमें बाहर कौन कौन निकलेगा? या तो फास्फोरस की अशुद्धि, आर्सेनिक की, इनके ऑक्साइड बन बन करके बाहर निकल जाएंगे। निस्तापन में जो होगा वो या तो उसके कार्बोनेट, बेसिकली क्या होगा? धातु किस रूप में होगा? कार्बोनेट फॉर्म में होगा, कार्बोनेट में होगा। जैसे कैलामाइन की अपन बात करें ZnCO3,
अब इसका क्या करवाओगे भाई, निस्तापन या वर्जन। सीधा दिख रहा है वर्जन करवाएंगे, सल्फाइड है नहीं, सल्फर नहीं दिख रही। दूसरा कार्बोनेट हो, हाइड्रेट हो, जल की अशुद्धि हो यदि, तो उस स्थिति में भी अपने को क्या करवाना है, इसका निस्तापन करवाना है। और यदि सल्फर की इम्प्योरिटीज है तो अपने को क्या करवाना है, भर्जन करवाना है। तो ये रही, मैंने एक आउटलाइन से मैंने आपके सामने रख दिया है यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल पूछ लेता हूं आपसे। Fe2O3 2H2O है। अब बोलिए इसका निस्तापन करवाएंगे या भर्जन करवाएंगे। कौन सी अशुद्धि दिख रही है, H2O हाइड्रेटेड। भाई जल योजित क्या है, ये भूरा हेमेटाइट के नाम से जाना जाता है, जिसको लिमोनाइट कहा जाता है। लिमोनाइट, इसमें क्या करवाओगे, निस्तापन या भर्जन। सीधा दिख रहा है, अपने को क्या करवाना है, निस्तापन करवाना है। तो अंतर भी मेरे साथ साथ यहां हो गए। और अब इसको बढ़ाते हैं, अपन लेते हैं सबसे पहले निस्तापन की प्रक्रिया कि निस्तापन किस प्रकार से होता है। एक बार और देख लीजिएगा, इसमें पीछे थोड़ा सा कट गया था वीडियो में, इधर वाली साइड जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने बोल दिया था आपको, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न में इधर दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड पे वीडियो में आपको दिखाई नहीं दिया। अभी आप देख लीजिएगा, सारा का सारा लिखा हुआ है जो मैंने बोला था। सांद्रण के बाद में निष्कर्षण करवाना, निष्कर्षण के बाद में शोधन। ये कार्बोनेट में बदला, कार्बोनेट है, हाइड्रेट है, इनकी अशुद्धियों को अपन निस्तापन द्वारा हटाते हैं। सल्फाइड की अशुद्धियों को अपन भर्जन द्वारा हटाते हैं, जो कि सारा का सारा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो पहला लेते हैं अपन कैल्सिनेशन या निस्तापन। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि वह निस्तापन और भर्जन दोनों की प्रक्रिया किस में होती है, परावर्तनी भट्टी में होती है। पहले अपन परावर्तनी भट्टी देखते हैं। देखिए क्या होता है परावर्तनी भट्टी में। यह मैंने इसका बेस बनाया, ये एक चैम्बर हो गया। इस चैम्बर में अपन रखते हैं ईंधन, गर्म कोयले मान लो। आग मान लीजिए। यहां नीचे का चैम्बर है, ये जालीनुमा होती है यहां पर, तो जो भी इससे डिकम्पोज हो जाता है राख के रूप में वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये दूसरा चैम्बर, इस दूसरे चैम्बर में यहां रख दिया जाता है धातु अयस्क। ये दूसरा कौन सा है, ये सांद्रित अयस्क है। इस सांद्रित अयस्क की ढेरी लगा दी जाती है यहां पर। ये हो गया सांद्रित अयस्क। ठीक है, और इस सांद्रित अयस्क के बाद में यहां से अपन इसका थोड़ा सा चैम्बर और आगे बढ़ा देते हैं। यहां से ये छत बनाते हैं इसकी मेहराबदार। ये लीजिए, एक प्रकार का मैंने हल्का सा आउटलाइन आपके सामने बना लिया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अपने इसको और आगे बढ़ा देते हैं, यूं बना लेते हैं इसको। ये अब क्लियर हो गया आपके। यहां इस चैम्बर में मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ये तो देख लीजिएगा, यहां पर ये जो छत है ये मेहराबदार छत बनाई गई है, यानी अवतल टाइप की होगी ना। ये छत होगी मेहराबदार। ये वाला पार्ट देखिएगा, अवतल और उत्तल दोनों टाइप के दिख रहे हैं ना। इधर से चलेंगे तो ये कौन सा है, दबा हुआ ना ये, तो ये अवतल टाइप हो गया, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो अपन अंदर की तरफ की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर इसके सेक्शन आपको बता चुका हूं। यहां पर ईंधन है या अग्नि, आग जलाई जाती है। यहां संद्रित अयस्क रख दिया। होता क्या है यहां पर, ये परावर्तनी भट्टी है। परावर्तनी नाम क्यों आया वो देखिएगा। यदि वायु की उपस्थिति रखनी है तो भर्जन होगा, तब तो इस गेट को खुला रखिए आप। ठीक है, इधर से वायु आएगी, और वायु अब्सेंट रखनी है तब गेट को बंद कर दीजिए। क्लियर बात। यहां पर ये वाला चैम्बर क्या है, बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निस्तापन। वायु आ रही है तो क्या हो जाएगा, भर्जन। ठीक, यहां से आग लगी हुई है, तो जैसे ही वायु आएगी तो उस स्थिति में यह वायु इस आग के द्वारा गर्म हो जाएगी और इसकी मेहराबदार छत से टकराएगी। टकराने के पश्चात यह होती है परावर्तन की घटना। ठीक है ना,
और परावर्तन के होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, परावर्तनी भट्टी। ये गर्म वायु जब इस सांद्रित अयस्क से टकराएगी तो टकराने के पश्चात इसमें जो हल्की गैसीय अशुद्धियां हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके अलावा P2O5 है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, इस फॉर्म में आ जाती हैं हल्की अशुद्धियां, और वो यहां से निकल के गैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। क्लियर है, नहीं है कोई समस्या। यहां अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को इस धातु सांद्रित अयस्क को इतना ही गर्म करना है कि यह पिघल नहीं चाहिए। इसका मतलब कितने ताप तक गर्म करना है, धातु के मेल्टिंग पॉइंट गलनांक से कम ताप तक इसको गर्म किया जाता है। यदि धातु अयस्क गल गया तो आपका जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो खराब ही हो गया। मतलब कंसेप्ट क्या आपने का, अपना कंसेप्ट ये कि अशुद्धियां तो गैसीय फॉर्म में आ जाएं, लेकिन धातु अयस्क वह मेल्ट ना हो, गले नहीं, तो गलनांक से कम ताप पर सांद्रित अयस्क को गर्म किया जाता है। क्लियर होगा क्या, वायु प्रवाहित कराएंगे तेज गति से प्रक्रिया होगी, वायु नहीं प्रवाहित कराएंगे तो आग की लपटें ही यहां उठ करके विकिरणीय रूप में यहां आएंगी, टकराएंगी, परावर्तन होगा, गर्म होगा, तब हो जाएगा निस्तापन। वायु आ रही है तब हो जाएगा भंजन। प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात। अब अपन निस्तापन पढ़ने के लिए रेडी है। तो निस्तापन में होता यह है, पहली चीज वायु की अब्सेंस होती है, एक नंबर वायु या O2 अनुपस्थित। ठीक है, प्रक्रिया किसमें करवाई जाएगी, परावर्तनी भट्टी में। और क्या करना है, धातु जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क क्या होना चाहिए, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, गलनांक से कम ताप पर। ताप पर गर्म करते हैं। अच्छा, यह विधि किनके लिए प्रयुक्त होती है, यह विधि कार्बोनेट, हाइड्रेट आदि धातु अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने हेतु प्रयुक्त। अब आपसे पूछ ले भाई कि इसमें वायु क्यों नहीं लेते, तो वायु इसलिए नहीं लेते, देखो CaCO3 ऑक्सीजन तो है ही अपने आप ही, कैलामाइन ZnCO3 अपने आप ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब इनमें ऑक्सीजन तो निहित है, इनके अंदर ही मौजूद है, तो ऑक्सीजन की इनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऑक्सीजन भाई क्या करेंगे, ये CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ऑक्सीजन तो हो है इसके पास ऑलरेडी, तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इनमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही अपना काम हो जाता है। यदि अपन बात करें कि ऐसी अशुद्धियां हो जिनमें ऑक्सीजन इंक्लूड ही नहीं है ही नहीं उसमें, जैसे अपन बात करें Cu2S की, अब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा भाई, ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी। भाई अपने का टारगेट क्या है, सल्फर हटाना, सल्फर को हटाने के लिए SO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए, यहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा, निस्तापन, यहां ऑक्सीजन चाहिए तो क्या हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अब यहां पर ये रही अपनी ये मुख्य जो मैंने बातें हैं वो यहां पर नोट डाउन कर दी हैं, आप भी सारे नोट कर लीजिएगा। वायु की अनुपस्थिति होती है परावर्तनी भट्टी में, चाहे निस्तापन और भर्जन दोनों ही सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। यह विधि किसके लिए प्रयुक्त है, कार्बोनेट है, हाइड्रेट है आदि धातु अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने हेतु प्रयुक्त की जाती है। क्लियर बात। अब यहां पर देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि जो सांद्रित अयस्क था, फिर समझ लीजिएगा, मैं वायु प्रवाहित नहीं करवा रहा, यहां ईंधन है, इस चैम्बर में ईंधन लगा हुआ है, नीचे राख गिर जाएगी, यदि जो भी वो खत्म होता जाएगा वो, उस स्थिति में अब ईंधन की लपटें जो गर्म वायु है वो ऊपर उठेगी, यहां से परावर्तित होकर के मेहराबदार छत से परावर्तित होगी, धातु अयस्क को गर्म करेगी। इससे क्या होगा, इसमें जो अशुद्धियां हैं, चाहे कार्बोनेट की हैं, ठीक है, या हाइड्रेटेड है, जल की अशुद्धियां हैं, तो वो क्या होंगी, वो वाष्प वो ऊपर उठेगी। इसका मतलब वो गैस जो यहां बनी थी, यहां क्या हुआ, धातु तो मेल्ट नहीं हुआ,
मैं क्या कह रहा हूं बार बार कि धातु द्रवित नहीं होना चाहिए, धातु तो द्रवित होगा नहीं और वो गैस बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब धातु में क्या बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। ठीक है, जो धातु अयस्क था उस धातु अयस्क में छिद्र बन जाएंगे, तो यहां से जो धातु अयस्क प्राप्त होगा उसको कहते हैं अपन पोरस यानी सरंध्र। सरंध्र धातु अयस्क प्राप्त हो जाएगा, सरंध्र या पोरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो सरंध्र ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड में बदल गया ना, तो सरंध्र ऑक्साइड अयस्क की यहां पर प्राप्ति होती है। नहीं है कोई दिक्कत भाई, यहां तक ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो नोट कर लें। निस्तापन और भर्जन दोनों में ही जो कॉमन रहना है वो ये रहना है, परावर्तनीय भट्टी काम में लें। ठीक है, सांद्रित अयस्क को इतना ही गर्म करेंगे कि वो गल नहीं जाए, ये भर्जन में भी यही रहना है। यहां फिर ये सरंध्र वाला, ये 3 पॉइंट तो कॉमन रहना है भाई। निस्तापन या भर्जन, गैस बाहर निकलेगी, धातु है वो मेल्ट नहीं हो रहा, गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब धातु अयस्क में क्या हो गया, छिद्र हो गए, पोरस बन गया, वो सरंध्र हो गए, उसमें रंध्र बन जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि रंध्र वाले, इसका मतलब उसमें स्पेस बढ़ गया है, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो सरंध्र होते ही इसका अपचयन होना आसान हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऑक्साइड के बाद में अपचयन ही करवाएंगे, तो अपचयन की कंडीशन है वो बन रही है, यहाँ पर अच्छा अपचयन हो जाएगा सरंध्र ऑक्साइड अयस्क का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके, आप ये नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन लिमोनाइट का, Fe2O3 2H2O, इसको बोल रहे हैं अपन लिमोनाइट। हाइड्रेटेड है, जलयोजित है, क्या करना है अपने को, गर्म करना है, उच्च ताप देना है। वायु लिए कि मैंने नहीं ली ना, तो क्या हो जाएगा इसका निस्तापन, और निस्तापन होगा तो H2O बाहर, जलवाष्प बाहर चली जाएगी, Fe2O3 प्लस 2H2 बाहर निकलेगी, जलवाष्प। क्लियर है बात? चलिए बॉक्साइट का भी पढ़ा है मैंने, Al2O3 2H2O जलयोजित है ना, इसको अपन क्या करें, बॉक्साइट। इसमें भी वही कंडीशन लगाई अपन ने, गर्म कर रहे हैं, निस्तापन होना है, एल्यूमिनियम बना, Al2O3 2H2। ठीक है, लाइमस्टोन की बात करें अपन, कैल्शियम कार्बोनेट की, लाइमस्टोन बहुत सिंपल सा है, कार्बोनेट की अशुद्धि है, मैं बता चुका हूं आपको कौन कौन सी अशुद्धियां हटेंगी इससे। तो CaO प्लस CO2 गैस बाहर चली जाएगी, कैलामाइन ले रहे हैं ZnCO3, वही कंडीशन, यहां क्या रहेगा, ये कैलामाइन कंडीशन वो की वो लगाएगी, ZnO प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी। इसके अलावा अपन डोलामाइट ले सकते हैं, CaCO3 MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 गैस। ये लीजिए, ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिए। मैंने ऑप्शन को अपसेंट रखा है, डायरेक्ट मैंने इसको गर्म करवाया है। मैं फिर से कह रहा हूं, निस्तापन कब करवाने हैं, वायु क्यों अपसेंट रख रहे हैं, वायु इसलिए अपसेंट रख रहे हैं कि इनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए वायु की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कौन सी अशुद्धियां दूर होंगी, जलयोजित हाइड्रेटेड कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड वाली अशुद्धियां दूर होंगी। भाई H2O है, OH है, या CO3 कार्बोनेट वाला जो CO3 नेगेटिव है वो हो सकती है, ये अशुद्धियां इससे दूर हो जाएंगी। और इस इनमें देखिएगा सभी में ये बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये जो अपना धातु अयस्क रहेगा, ऑक्साइड बदल चुका है वो ऑक्साइड में, वो पोरस हो जाता है, छिद्र बन जाते हैं, बाहर निकल जाती है ना ये, इस वजह से पोरस वाला बन जाता है, सनंद्र बन जाता है। चलिए ये तो रही अपनी निस्तापन की, आगे बढ़ते हैं अपन भर्जन। तो अब लेते हैं अपन रोस्टिंग। रोस्टिंग या भर्जन, बोलिए भाई, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि भर्जन में होता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, O2 उपस्थित रहेगी। क्यों रहेगी, क्यों जरूरी है O2, क्योंकि इन सांद्रित अयस्कों में ऑक्सीजन खुद में नहीं होती, इसलिए बाहर से सप्लाई करवानी पड़ती है, यानी यहां से आप इस परावर्तनीय भट्टी का गेट खोलने वाले हैं अपन, तो O2 की उपस्थिति रहेगी। तो पहला तो हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा क्या रहेगा,
दूसरा ये किस भट्टी में होती है, परावर्तनीय भट्टी में, वही है निस्तापन वर्जन वाली, दोनों सेम ही है। तीसरा जो रहेगा, तीसरा रहने वाला वो किसके लिए, कौन सी इंप्योरिटीज ये हटाएगी, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और सल्फर युक्त जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां इसके द्वारा हटाई जाएंगी। ठीक है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, ये बहुत कम मिलती है, मेजर जो मिलती है वो सल्फर वाली मिलती है। इसका मतलब सल्फाइड अयस्कों का क्या करवाना होता है, भर्जन करवाना होता है, निस्तापन उनका नहीं करवाते, अपन सीधा सीधा करवाते हैं उनका भर्जन। और चौथी चीज अपन क्या कह रहे हैं यहां पर कि भाई ये गैसेज के रूप में बाहर निकलनी है, भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में निकलता है, तो गैस के रूप में बाहर निकलेंगे तो इसमें भी क्या बनेगा, ओरस ऑक्साइड और यानी सरंध्र ऑक्साइड अयस्क का निर्माण होता है। क्या बनता है इससे भी, सरंध्र धातु ऑक्साइड का इसके द्वारा निर्माण हो जाता है। क्लियर है बात। चलिए, ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको कहे हैं। पूरी की पूरी प्रक्रिया सेम ही रहनी है। ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन तेज गति के साथ में डाली जाती है, वायु तेज गति से प्रवाहित होती है, फलस्वरूप यहाँ अग्नि की लपटों के संपर्क में आकर के वो गर्म होती है, यहाँ पर टकराती है, टकराने पर परावर्तन होता है, सांद्रित अयस्क गर्म होता है, इससे जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो यहाँ से हट जाती हैं, गैसीय अशुद्धियां वो यहाँ से हट जाती हैं, धातु को उसके गलनांक से कम पॉइंट पर ही गर्म करना। तो पांचवा पॉइंट क्या रह गया, वो का वो जो निस्तापन में था, धातु अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, ये रही महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ एक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। वो अभिक्रियाओं में क्या रहना है, मेजर आप खुद नोट करोगे, या फास्फोरस आर्सेनिक तो एक दो अभिक्रियाएं, बाकी सब में क्या रहने वाला, सल्फर रहने वाला है। कॉपर पायराइटिस की जब अपन बात कर रहे हैं, CuFeS2 ये होता है ना, इसका निष्कर्षण पढ़ेंगे अपन आगे। तो इसमें के लिए क्या काम मिलेंगे, आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, भर्जन लेंगे, सल्फर है ना। और यदि Fe2O3 हेमेटाइट की अपन बात करें, तब क्या लेना है अपने को, हेमेटाइट है तो क्या करवाएंगे अपन करवाएंगे इसका निस्तापन। तो चलिए लीजिए, भर्जन के लिए कुछ अभिक्रियाएं अपन देख लेते हैं। लीजिए, मान लीजिए फास्फोरस की स्थिति हो P4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, संतुलित करवा देते हैं इसको, ये 5 कर दिया यहाँ पर, 5 हो गया। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में ये गैस है, ये बाहर चली जाती है, गैसीय फॉर्म में है ये, ठीक है ना, याद रहे, सारी गैस के रूप में। यदि सल्फर है तो SO2 के रूप में, बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है, सल्फर है SO2 के रूप में चली जाएगी। आर्सेनिक है तो O2 H2O3 के रूप में ये बाहर चली जाती है। आर्सेनिक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। ये तो रही अपनी कुछ एक अशुद्धियां। अब अपन बात करें, मान लीजिए अपन धातु सल्फाइड अपने पास है, जैसे ZnS की अपन बात करें, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ZnO, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। Q+ सल्फाइड है, ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाएगा, Cu2O प्लस SO2, यहां पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यहां बाहर चली जाएगी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि भाई मेजर जो आपको देखने को मिलेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही यहां बाहर जा रही है। कुछ एक केसेस में अपने को ये देखने को मिल सकता है कि भाई वह सल्फेट में भी बदल जाए, जैसे PPS है, वह ऑक्सीजन से क्रिया कर PPSO4 बना लेता है, तो सल्फेट भी मिल सकता है। लेड जो लेड सल्फाइड है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर किस रूप में आ सकता है, लेड सल्फेट के रूप में भी आ सकता है। ऐसे ZnS भी बदल सकता है, ZnSO4 के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अब अपन देखते हैं कॉपर पायराइटिज की कुछ एक अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल अभिक्रिया है। तो अपन देख लेते हैं कॉपर पायराइटिज वाली। तो कॉपर पायराइटिज का जो धातु अयस्क है उससे अपन कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, CuFeS2, इसको बोला जाता है कॉपर पायराइटिज। अब बोलिए इसका निस्तापन होगा कि भर्जन, बिल्कुल आपको दिख रहा सल्फर है, भर्जन होगा। भर्जन होगा तो कौन कौन सी रिएक्शन रहेगी, CuFeS2
ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, क्या बना Cu2S, ठीक है, कॉपर का सल्फाइड बन गया, आयरन का बन गया FeS और कुछ मात्रा में SO2 गैस बाहर चलेगी। अब इसमें भी सल्फर है, इसमें भी है, तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। Cu2S O2 Cu2O प्लस SO2, इसमें भी है FeS प्लस O2 FeO प्लस SO2, यही है ना। ये भी हो सकता है कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वह FeS से रिएक्शन कर ले, भाई ये है, इससे रिएक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑक्सीजन है, सल्फर दिख ही रहा है, रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। Cu2S प्लस FeO, ये गया। अब यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, इसको मैं आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा और आप भी देखोगे, यहाँ आपको अशुद्धि किसकी दिख रही है भाई, FeO की दिख रही है। भाई इसमें तो कॉपर है, इसमें कॉपर है, ये कॉपर है, FeS है, तो FeS को क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे FeO में बदलिए, लेकिन 100% तो नहीं बदलता, ये भी बनी रहती है अशुद्धि। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मेजर अशुद्धि कौन की है, कौन सी है, यहाँ पर FeO की है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आधात्री होगी। इसके लिए कॉपर पायराइटीज में SiO2 और डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, सिलिका जिसको अपन कह रहे हैं, ये मिक्स किया जाता है और इसको अपन कहते हैं फ्लक्स या गालक, जिसका आगे अपन विस्तार से पढ़ने वाला है, टेंशन मत कीजिए। गालक का काम क्या करता, गालक क्या करता है, यह आधात्री से क्रिया करके और उसको गला देता है। तो जो आधात्री को गला दे वो गालक, समझ गए, जो गैंग या मैट्रिक्स को गला दे वो गालक हो गया या फ्लक्स हो गया। तो आयरन जो कॉपर पायराइटीज है, इसमें फ्लक्स कौन लेते हैं अपन काम में, सिलिका लेते हैं। सिलिका क्या करता है, FeO जो मैट्रिक्स है उससे रिएक्शन करता है SiO2 और फेरस सिलिकेट धातुमल बना देता है FeSiO3, फेरस सिलिकेट, इसको अपन बोलते हैं धातुमल। इससे आसानी से हटा लिया जाता है, रिप्लेस हो जाता है, मतलब यहां जो जिस भी कंटेनर में अपन ले रहे हैं उसमें से इसको आराम से हटा लिया जाता है, तो धातुमल आराम से हट जाएगा। इसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, केवल यहां पर तो जो अपन आयरन पायराइटीज की बात, कॉपर पायराइटीज की बात हो रही थी, उसके चक्कर में मैंने ये रिएक्शन भी आपको बता दिया। तो ये रही अपनी भर्जन की कुछ एक अभिक्रिया। आई होप कि आपको निस्तापन और भर्जन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप इन दोनों में आराम से अंतर लिख सकते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं अपन निस्तापन और इधर लिख लेते हैं भर्जन। बोलिए 1 नंबर, O2 absent, अनुपस्थित रहेगी ना, और इसमें O2 प्रेजेंट। नंबर 2, दोनों परावर्तनीय भट्टी में कॉमन नहीं बात कर रहे, अपन अंतर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अंतर की बात करें तो ये किस किस को रिप्लेस कर, कौन सी इंप्योरिटी हटेगी, कार्बोनेट, हाइड्रेट, अशुद्धियां, अशुद्धियों हेतु, ठीक है। और ये किनके लिए है, आर्सेनिक, ठीक है, फास्फोरस और सल्फर अशुद्धियों हेतु। ये लो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, यहां से कौन कौन बाहर निकलेगा, H2O, CO2, SO2 बाहर निकलेगी, यहां से भी निकल सकती हैं। मेजर यहां कौन सी निकल रही है, SO2 गैस, आर्सेनिक ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये हो गया, ये गैसेस बाहर निकलेंगी। फर्क क्या रहेगा, जब ये गैस बाहर निकलती है धातु ऑक्साइड से, तो धातु ऑक्साइड में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो यहां क्या रहा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, और यहां क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब क्या रहा, उसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है, यदि हेलोजन है तो हेलोजनीकरण भी हो सकता है। ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन किसमें देखने को मिलेंगे, आपको भर्जन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वायु की उपस्थिति में यह विक्रिया हो रही है। तो लीजिए फटाफट, आज का ये अपना लेक्चर खत्म हुआ। लेक्चर नंबर 5 था आज का। कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 लेकर के अपन पढ़ते हैं, और अपन कल पढ़ेंगे बहुत ही
महत्वपूर्ण जिसका मैं बार बार चर्चा कर रहा था, एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम का बेस अपन कल पढ़ने वाले हैं, यानी अपचयन अपन पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए आप, बने रहिए केमिस्ट्री सिद्धांत के साथ में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।